कैटलिस्ट के थर्ड वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं ऑटो कैटलिसिस क्या है और इसके बाद ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या है। ये दोनों चीजें अभी हम देखेंगे। इसके बाद फिर हम देखेंगे मैकेनिज्म। तो चलिए पहले आते हैं हम लोग ऑटो कैटलिसिस से। जैसे कि आप जान रहे हैं ऑटो कैटलिसिस मतलब सेल्फ कैटलिसिस। इसका मतलब हो गया, आप याद कीजिए मेटलर्जी में एक पॉइंट आया था ऑटो रिडक्शन। ऑटो रिडक्शन में आपने कोई एक्स्ट्रा रिड्यूसिंग एजेंट नहीं ऐड किया था और जो वन प्रोडक्ट था वही जो है रिड्यूस कर देता है प्रीवियस कंपाउंड को। उसी तरह से ऑटो कैटालिसिस में एक रिएक्शन होगा और रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट खुद ही जो है कैटलिस्ट के जैसा रिएक्ट करेगा। तो इसको हम कहते हैं ऑटो कैटलिसिस। तो यहां पे ऑटो कैटलिस्ट में पहले हम डिफाइन करेंगे, फिर एग्जांपल लेंगे। तो ऑटो कैटलिसिस में हम ये देखेंगे कि वन ऑफ द प्रोडक्ट ड्यूरिंग द रिएक्शन एक्ट्स एज ए कैटलिस्ट। तो यहां पे लिखेंगे वन ऑफ द प्रोडक्ट इन द रिएक्शन एक्ट्स एज ए कैटलिस्ट। अब देखिए, आपने अलग से तो कुछ डाला नहीं, कोई कैटलिटिक एक्टिविटी के लिए आपने एक्सटर्नल एजेंसी को यूज नहीं किया। आपने क्या यूज किया, जो इसका प्रोडक्ट है उसको। यदि खुद का ही प्रोडक्ट यदि एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करे, कैटलिटिक एक्टिविटी जैसे वो इंक्रीज करे, तो वो कैसा हो जाएगा, ऑटो कैटलिसिस। और एग्जांपल इसका होगा जब ऑक्जेलिक एसिड एसिडिफाइड KMnO4 के साथ रिएक्ट करता है तो स्टार्टिंग में रिएक्शन थोड़ा स्लो होता है, लेकिन कुछ देर के बाद रिएक्शन बिल्कुल फास्ट हो जाता है। तो यहां पे एग्जांपल लेंगे। एग्जांपल है, ये देखिए, ऑक्जेलिक एसिड प्लस एसिडिफाइड KMnO4। ये जो रिएक्शन है इसमें बिगिनिंग में बिल्कुल रिएक्शन स्लो है और उसके बाद बिल्कुल फास्ट हो जाता है। तो सबसे पहले देखेंगे आखिर रिएक्शन होता क्या है, इसमें कौन सा ऐसा प्रोडक्ट बना जो कैटलिस्ट जैसे यूज हो रहा है, और फिर देखेंगे ग्राफ कि रेट ऑफ फॉर्मेशन कैसा है, KMnO4 का जो कंजम्पशन है वो कैसा है। तो सबसे पहले हम यहां लेंगे एसिडिफाइड KMnO4। तो पहले यहां पे लिख देंगे इन द बिगिनिंग रिएक्शन इज स्लो, रिएक्शन इज स्लो। स्टार्टिंग में बिल्कुल स्लो, अब कैटलिस्ट तो है नहीं, बट आफ्टर सम टाइम reaction becomes very fast. Reaction becomes very fast. अब देखेंगे कि इस रिएक्शन में बना क्या। अब एसिडिफाइड KMnO4 का मतलब हो गया KMnO4 प्लस H2SO4, यहां से जो बनेगा प्रोडक्ट K2SO4, 2MnSO4, 3H2O एंड ये नेसेंट ऑक्सीजन आ गया। तो इस तरह से जो है ये बैलेंस्ड इक्वेशन हो गया। तो हम पार्शियल इक्वेशन मेथड ले रहे हैं। पार्शियल इक्वेशन में क्या रहता है, पार्ट वाइज रिएक्शन को कंप्लीट करते हैं। तो नेसेंट ऑक्सीजन हमारे पास O आ गया। अब क्या होगा, ये जो H2C2O4 ऑक्जेलिक एसिड है वो इस O से रिएक्ट करेगा और यहां से बनेगा H2O प्लस CO2 2 टाइम्स। ठीक है, अभी देखिए ये सेकंड इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस है, लेकिन फर्स्ट इक्वेशन में 5 नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड हैं और यहां पे एक ही है। तो पूरे इक्वेशन को हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 वो कैंसिल हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा 10 हो जाएगा। जब फाइनल इक्वेशन लेंगे तो ये हो जाएगा 2 KMnO4 प्लस 3 H2SO4 प्लस 5 H2C2O4 गिव्स, यहां पे क्या बनेगा K2SO4 2 MnSO4 और ये 5 और ये 3, ये हो जाएगा 8 H2O प्लस 10 CO2। अब ये देखिए प्रोडक्ट साइड में Mn+2 है, MnSO4 में Mn+2 है और ये जो प्रोडक्ट है जिसमें Mn+2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, यही वर्क करता है कैटलिस्ट के जैसा। तो
Mn+2 is the catalyst. Mn+2 है कैटलिस्ट। अब यहां पे देखिए, यदि मैं एक ग्राफ ले लूं और यहां पे ये देखिए KMnO4 का कंसंट्रेशन इधर से आ रहा है और ये एक टाइम कोऑर्डिनेट है। अब आपको मालूम है कि जैसे जैसे रिएक्शन होगा वैसे KMnO4 कंज्यूम होगा, तो कंजम्पशन से इसका ग्राफ तो बिल्कुल धीरे धीरे जाना चाहिए कम, लेकिन अचानक ये नीचे चला जाता है। क्यों? क्योंकि यहां पे Mn+2 बन चुका है। तो ग्राफ जो है वो कुछ इस तरह से होता है। ये देखिए कंसंट्रेशन ऑफ KMnO4 धीरे धीरे कम हो रहा है। तो ये जो कम हो रहा है, तो देखा जाए तो स्टार्टिंग में बिल्कुल थोड़ा ही कम हो रहा था, लेकिन अचानक ज्यादा होने लगा। ये ड्यू टू हो गया Mn+2। यदि मान लीजिए कंप्लीशन की ओर हम जा रहे हैं और देखना चाहते हैं रेट क्या है रिएक्शन का, ये देखिए रेट है, तो यहां पे ग्राफ और ये टाइम कोऑर्डिनेट है, तो रेट जो है बिल्कुल बढ़ने लगता है और एक टाइम ऐसा आएगा जब यहां भी ये कंप्लीट हो जाएगा। तो ये हमारा रेट का जो है ग्राफ है, तो ये कंप्लीट हो गया। ये बिल्कुल क्लियर हो गया। यहां पे KMnO4 का कंसंट्रेशन फास्टली कम हो रहा है, मतलब जल्दी जल्दी KMnO4 जो है कंज्यूम हो रहा है। यदि जल्दी जल्दी कंज्यूम हो रहा है तो रिएक्शन भी बिल्कुल जल्दी से पहुंच जाएगा कंप्लीशन की ओर। तो ये हो गया रेट, जहां पे ये अब ये कांस्टेंट हो गया, अब क्योंकि बनेगा ही नहीं कुछ। और ये जो है KMnO4 ये डिक्रीज हो रहा है। तो ये दो चीजें आपको दो ग्राफ से समझना है कि अचानक ये जो इस तरह से डिक्रीज हो रहा है वो कैटलिस्ट की वजह से, और इसके बाद ये रिएक्शन कंप्लीशन की ओर चला गया। तो ये था एग्जांपल ऑटो कैटलिसिस का। इसको आप नोट कीजिए। नेक्स्ट ऑप्टिमम या ऑप्टिमल टेम्परेचर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहां पे पहले मैं लिख देता हूं ऑप्टिमम टेम्परेचर, या फिर ये कहलाता है ऑप्टिमल टेम्परेचर। अब ये देखिए, जब हम कैटलिस्ट यूज करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन तो बढ़ ही जाता है, और ऐसे भी जो है टेम्परेचर इंक्रीज होने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है। क्यों? क्योंकि वहां पे इफेक्टिव नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ जाते हैं। जो मॉलिक्यूलर कोलिजन थ्योरी है वो क्या कहता है कि जब मॉलिक्यूल्स कोलाइड होते हैं तो उनके बीच जो इफेक्टिव कोलिजन है वो इंक्रीज होता है। और इफेक्टिव कोलिजन वही होता है जहां पे सफिशिएंट एनर्जी मॉलिक्यूल के पास हो और वहां पे प्रॉपर ओरिएंटेशन हो। ये केमिकल काइनेटिक्स में आएगा। लेकिन अभी फिलहाल आप याद रखिए कि मॉलिक्यूल्स जब कोलाइड होते हैं तो प्रोडक्ट बनता है, लेकिन सारे प्रोडक्ट नहीं बनेंगे। जैसे सारे लोग ओलंपिक में जाते हैं तो सारे लोग मेडल लेके नहीं आते हैं, उसी तरह से जो मॉलिक्यूल्स एनर्जी बैरियर को क्रॉस किए, थ्रेशोल्ड एनर्जी को क्रॉस किए, वो क्वालिफाई हो गए प्रोडक्ट देने के लिए। लेकिन हर क्वालिफाई जो किया मॉलिक्यूल है वो प्रोडक्ट नहीं देगा। तो आप इसको ये मान के चलिए कि जैसे से मॉलिक्यूलर कोलिजन बढ़ेगा टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे, टेम्परेचर बढ़ाने से जैसे से मॉलिक्यूलर कोलिजन बढ़ेगा प्रोडक्ट ज्यादा बनते जाएगा। और यहां पे हमने कैटलिस्ट भी यूज किया है। तो कैटलिस्ट का जो रोल है वो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाने का है, और ये जो इंक्रीज इन रेट जो है, रेट ऑफ रिएक्शन है, रिएक्शन वेलोसिटी है, वो सिर्फ एक टेम्परेचर तक ही बढ़ता है। बियॉन्ड उस टेम्परेचर के रेट ऑफ रिएक्शन डाउन होने लगता है, कम होने लगता है। इसका मतलब ये ऑप्टिमम कंडीशन पे जा चुका है। तो यहां पे हम क्या कहते हैं, द टेम्परेचर एट विच द कैटलिस्ट हैज इट्स मैक्सिमम एक्टिविटी इज कॉल्ड ऑप्टिमम टेम्परेचर। तो इसको लिखेंगे यहां पे, द टेम्परेचर एट विच catalyst has maximum activity. The temperature at which catalyst has maximum activity is called, हमारा जो है दोनों नाम लिख सकते हैं आप, या एक मैं लिख देता हूं ऑप्टिमम टेम्परेचर। अब इस चीज को समझने के लिए हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ये देखिए, इस ग्राफ के अंदर यहां पे जो ग्राफ है हम वेलोसिटी और टेम्परेचर के बीच में लेंगे। ये देखिए, ये रिएक्शन वेलोसिटी है, तो इसको हम लिख देंगे रिएक्शन वेलोसिटी, और ये हो गया टेम्परेचर, डिग्री सेल्सियस, केल्विन, जो भी है इस तरह से। तो यहां पे हम क्या देखते हैं कि इन द बिगिनिंग जो है
ये ग्राफ जो है इस तरह से जाता है और इस तरह से जाने के बाद ये इस तरह से आगे हो सकता है। तो ये जो टेम्परेचर आया, ये देखिए यहां पे रिएक्शन वेलोसिटी मैक्सिमम है। तो ये जो टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर जिसके ऊपर कैटालिटिक एक्टिविटी मैक्सिमम है, जिसने रिएक्शन वेलोसिटी को मैक्सिमम वैल्यू असाइन किया, इस टेम्परेचर को कहते हैं हम ऑप्टिमम या ऑप्टिमल टेम्परेचर। ये बिल्कुल क्लियर है। तो हर कैटलिस्ट का अलग अलग रिएक्शन में अलग अलग टेम्परेचर होता है, लेकिन एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तक ही ये कैटलिस्ट के जैसा काम करता है। उसके बाद रिएक्शन जो है डिक्रीज होने लगता है। तो यहां पे ये रिएक्शन जो है इंक्रीजेस है और यहाँ पे डिक्रीजेस है और ये मैक्सिमम वैल्यू चला गया। तो ये कॉरस्पॉन्डिंग टेम्परेचर जो है ये ऑप्टिमम टेम्परेचर है। इसको नोट कीजिए आप। अब हम लोग देखेंगे जो कैटालिटिक मैकेनिज्म है वो क्या है, कैटलिस्ट जो है किस मैकेनिज्म से वर्क करता है। जैसे आपको मैंने बताया है कि कैटलिस्ट जो है उसके दो हमें थ्योरीज दिए गए हैं। पहला क्या था, एड्सॉर्प्शन थ्योरी, और दूसरा कौन सा है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी। तो जो मॉडर्न एड्सॉर्प्शन थ्योरी है उसमें ओल्ड एड्सॉर्प्शन और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स दोनों मिला दिया गया है। तो इसका मतलब मॉडर्न कंसेप्ट से क्या होता है कि जो कैटलिस्ट है उसके सरफेस के ऊपर रिएक्टेंट एड्सॉर्ब होते हैं और एड्सॉर्ब होने के बाद जो एक्टिव साइट है उस पे, एक्टिव साइट जहां पे फ्री वैलेंसीज हैं वो रिएक्टेंट से कंबाइंड होते हैं। इसका मतलब क्या होगा, जब हम पाउडर्ड कैटलिस्ट लेंगे उसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा, फ्री वैलेंसीज ज्यादा होंगी और यहां पे एड्सॉर्प्शन के बाद एक इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बनेगा। ये जो कॉम्प्लेक्स कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का कॉम्प्लेक्स नहीं है, एक वो मॉलिक्यूल है जिसकी एनर्जी ज्यादा है और फिर जब ये डिकम्पोज होगा तो हमें प्रोडक्ट मिलेगा और इसके बाद जो कैटलिस्ट है वो एज इट इज बाहर आ जाएगा। तो ये था हमारा मॉडर्न एड्सॉर्प्शन थ्योरी। अब हम देखेंगे कि किस तरह से कैटलिस्ट जो है वो कंबाइंड होगा रिएक्टेंट के साथ, एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा और फिर हमें वापस मिल जाएगा कैटलिस्ट। तो उसके लिए मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं यहाँ पे। जैसे एक इन जनरल मैंने लिया है A+B का एग्जांपल, फिर डिकम्पोजिशन ऑफ KClO3 का जो है, इसका टॉलिन फ्रॉम बेंजीन एंड मिथाइल क्लोराइड है। इस तरह से ये कुछ प्रोसेस में ले रहा हूं, ठीक है। तो यहां पे सबसे पहले देखेंगे हम फर्स्ट एग्जांपल में हमारे पास है A+B gives AB। देखिए ये हमारा रिएक्शन है और यहां पे यदि मैं कोई कैटलिस्ट X ले लेता हूं, कोई कैटलिस्ट X है, तो इस X का क्या रोल होगा और किस तरह से रिएक्ट करेगा तो देखेंगे। तो यहां पे देखिए यदि A प्लस ये X रिएक्ट कर जाए और यहां से बन जाए AX, और ये हमने देखा ये स्लो प्रोसेस है। जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप्स होते हैं वो जो स्लो प्रोसेस है उससे ही हम रेट डिसाइड करते हैं कि चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम कितना है। जो फास्ट है उससे नहीं करते हैं, RDS रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अब यहां पे देखिए ये आप केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ेंगे। अब जो हमारे पास ये AX है, मैं इसको X को थोड़ा कलर चेंज कर देता हूं। ये देखिए AX है और यहां से B रिएक्ट करेगा तो यहां से फिर से हमारे पास X जो है बाहर मिल जाएगा। देखिए आपने X ऐड किया है, X आपको मिल गया और ये जो रिएक्शन था ये फास्ट था। तो जो स्लो है उससे ही हम रेट को डिटरमाइन करते हैं। तो यहां पे यदि मैं लिखता हूं रेट, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन किसके हैं। अब देखिए जो स्लो स्टेप है, इस स्लो स्टेप में A वर्क कर रहा है और X कर रहा है। X क्या है, हमारा कैटलिस्ट है। तो यहां पे हम लिख सकते हैं X इज कैटलिस्ट, एरो से लगेगा जैसे ये बना रहा है कैटलिस्ट, X इज कैटलिस्ट। तो AX क्या हो जाएगा, AX इज इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, जिसका एनर्जी बहुत ज्यादा है, ये हो गया इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन किसका हो जाएगा, ये A के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शन है और ये जो X कैटलिस्ट है उसके है। तो रिएक्शन मैकेनिज्म इस तरह से होता है। अब यहां पे एक कांस्टेंट हो जाएगा K A इंटू X, ये हो जाता है कैटलिस्ट। इस तरह से करके तो रेट जो है उसके अंदर किस तरह से कैटलिस्ट का रोल होता है और किस तरह से बाहर आ जाता है, ये A एंड B से AB के मैकेनिज्म में आपको मैंने बताया। अब इसके बाद हम लेंगे KClO3 का डिकम्पोजिशन।
तो यहां पे सेकेंड डिकम्पोजिशन ऑफ KClO3। याद कीजिए कैटलिस्ट के फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था KClO3 जो है इसके डिकम्पोजिशन में MnO2 जो है कैटलिस्ट यूज होता है। तो हम लोग देखेंगे कि क्या है मेन रिएक्शन जो है इसका KClO3 गिव्स KCl प्लस O2। ये ऑक्सीजन की प्रिपरेशन में काम आता है। तो ये हमारा बेसिक इक्वेशन है और हमें देखना है कि यहाँ पे कैटलिस्ट का क्या रोल है और किस तरह से ये चेंज करेगा रेट ऑफ रिएक्शन। तो MnO2 इज कैटलिस्ट। अब कैटलिस्ट है तो कि इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनेगा। तो पहले हम रिएक्शन देखते हैं कौन कौन सा है। यहां पे देखिए ये KClO3 पहले MnO2 ये जो हमारा कैटलिस्ट है ये रिएक्ट करेगा और यहां से पहले बनेगा KMnO4। तो यहां से देखिए ये KMnO4 प्लस Cl2 एंड प्लस O2। अब Cl2 बना है तो इसको हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से। तो यहां पे देखिए 2 टाइम्स कर देंगे इसको, Mn भी 2 टाइम्स हो गया। अब 6 और 4 10 है, 8 और 2 10, ये पूरा बैलेंस हो गया। अब सेकेंड इक्वेशन में ये KMnO4 जो है, अच्छा बताइए KMnO4 में क्या है आपको मालूम है कि जो कैटलिस्ट होते हैं अपने ऑक्सीडेशन स्टेट कई जगह चेंज भी करते हैं। तो यहां पे हम देखेंगे ये Mn +4 था, अभी +7 हो गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप हम देखेंगे ये जो KMnO4 है। अब देखिए MnO2 तो KMnO4 के फॉर्म में है, यहां से ये देगा K2MnO4, KMnO4 से K2MnO4 प्लस MnO2 प्लस O2। अब यहां यदि मैं इसको 2 टाइम्स कर दूं तो पोटेशियम बैलेंस है, Mn भी बैलेंस है, ऑक्सीजन हो गया 8, यहां पे 4 to 6 to 8 ये बैलेंस है। अब ये जो +7 था ये कितना चेंज हो गया, ये +6 K2MnO4। याद कीजिए KMnO4 पर्पल कलर है और ये कैसा है, ग्रीन कलर का है। K2MnO4 ग्रीन कलर का है। अब नेक्स्ट तो यह देखिए KMnO4 प्रोड्यूस हुआ और ये यहाँ पे कंज्यूम। अब ये K2MnO4 इस Cl2 से, मतलब ये जो प्रोडक्ट था उस पर पहले KMnO4 रिएक्ट किया, अब Cl2 रिएक्ट करेगा। तो यहां पे हम लेंगे ये जो K2MnO4 प्रोड्यूस है ये रिएक्ट करेगा Cl2 से और देगा 2KCl प्लस MnO2 प्लस O2। अब ये देखिए 2KMnO4 कैंसिल, प्रोड्यूस्ड एंड कंज्यूम। K2MnO4 प्रोड्यूस्ड एंड कंज्यूम कैंसिल। तो अब जो है आप देखेंगे कि लेफ्ट साइड में 2MnO2 है और राइट साइड में भी 2MnO2 है। ये देखिए आप 1, ये 2 और यहां पे 2 था, इसका मतलब ये कहीं भी रिएक्शन में नहीं है। तो अब फाइनल इक्वेशन क्या बनेगा, ये 2KClO3 गिव्स। अब यहां पे देखिए आप 2KCl बनता है और ये Cl2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये बनेगा 2KCl, ये हुआ, और प्लस O2 कितना है, 1 और 1 2 और ये तीसरा मॉलिक्यूल, तो ये हो जाएगा 3O2। तो 2KClO3 गिव्स 2KCl प्लस 3O2। इसमें हमने कैटलिस्ट कौन सा लिया है, MnO2। क्यों, ये जो है यूज हुआ फिर वापस मिल गया हमें। और ये जो मैकेनिज्म है डिकम्पोजिशन ऑफ KClO3 का, ये दिया था मैकलियोड ने, ये है बाय मैकलियोड ने ये मैकेनिज्म दिया। तो आप इस इक्वेशन को नोट कीजिए किस तरह से जो है कैटलिस्ट इन्वॉल्व हुआ, फिर बाद में हमें वापस मिला। ठीक है, इसको नोट कीजिए। अब थर्ड एग्जांपल लेंगे हम, फॉर्मेशन ऑफ टर्बिन फ्रॉम बेंजीन एंड मिथाइल क्लोराइड। देखिए इस रिएक्शन के अंदर AlCl3 इज द कैटलिस्ट। तो पहले हम यहां पे लिखेंगे जो कैटलिस्ट है वो है AlCl3। अब ये देखिए हमारे पास 2 रिएक्टिंग सब्सटेंसेस हैं, तो AlCl3 पहले इसके साथ कंबाइन करेगा और देखते हैं क्या बनाता है, CH3Cl प्लस AlCl3, यहां से ये हो गया CH3 प्लस AlCl4 माइनस, ये यहां पे देखिए। अब ये जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बना ये रिएक्ट करेगा बेंजीन के साथ। तो अब देखते हैं हम लोग, ये है C6H6 प्लस, अब आपके पास है CH3 प्लस AlCl4 माइनस।
अब ये CH3 इसके साथ कंबाइन होगा और यहां से बनेगा C6H5CH3। ये जो है C6H5CH3 आ गया, यहां से AlCl3 और जो हाइड्रोजन बचा वो दे देगा HCl, तो प्लस हो गया HCl। ये देखिए हमारा प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट जो हमारे पास टॉल्यून का हो गया और HCl का हो गया, और इसके साथ हमें मिल जाएगा AlCl3 जो हमारा कैटलिस्ट था। तो ठीक है, यहां पे हम कैटलिस्ट नहीं लिखते हैं, यहां पे यूज हुआ, यहां पे हमें वापस मिल गया। इसका मतलब क्या हो गया, ये जो है ये दोनों साइड कैंसिल हो जाएगा, और जब कैंसिल होगा तो फाइनली हम क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे C6H6 प्लस CH3Cl। अभी देखिए पूरा का पूरा पार्ट प्रोड्यूस हुआ, कंज्यूम हुआ, खत्म। AlCl3 दोनों तरफ है, ये भी खत्म। तो फाइनली जो है ये AlCl3 एज ए कैटलिस्ट हम यहां ऊपर लिख देंगे, और ये हो जाएगा C6H5CH3 प्लस HCl। तो इस तरह से जो है AlCl3 एज ए कैटलिस्ट यूज हो रहा है फॉर्मेशन ऑफ टॉल्यून में। ठीक है, इसको नोट कीजिए। और इसके बाद आप देखिए फोर्थ वन, ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, I- प्लस H2O8 2 माइनस। ये H2O8 2 माइनस आपने कहां पढ़ा है, हाइड्रोजनेट्स कंपाउंड में। वहां पे फॉर्मेशन ऑफ जो H2O2 था, जब आपने 50% डाइल्यूट H2SO4 का इलेक्ट्रोलिसिस किया था, वहां से आपको मिला था H2H2O8 पर डाई सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये क्या हो गया, पर डाई सल्फेट आयन। तो यहां पे पहले मैं लिखता हूं H2H2O8 इज per disulfuric acid. Therefore, H2A2 minus is per disulfate ion और Ki या Hi से आयोडाइड हो जाएगा। अब यहां पे आपको याद रखना है कि जो कैटलिस्ट यूज होता है वो होता है Fe+3। और जैसा ऑटो कैटलिसिस में भी हमने देखा कि ऑक्सीडेटिव स्टेट चेंज होता है, और यहां पे भी वैसे ही होने वाला है। तो सबसे पहले देखेंगे ये जो Fe+3 है, तो यहां लिख देंगे हम कैटलिस्ट इज FeCl3। वेरी क्लियर, यहां पे Fe+3 है और सबसे पहले ये रिएक्ट करेगा I- से, तो यहां पे 2I- प्लस। अब यहां पे देखिए FeCl3 हमने लिया है, लेकिन यहां पे आयन हम लेंगे Fe+3 ही। ये पूरा कंपाउंड लिखने की जरूरत नहीं है, स्पेक्ट्रल आयन को छोड़ रहे हैं अभी। अब यहां से देखिए ये जो है ये देगा I2, ठीक है। तो ये 2 टाइम्स ले रहे हैं, यहां से हो गया I2। अब ये जो +3 था ये हो जाएगा +2। ये जो +3 है हो गया +2। हमें देखना है कि चार्ज भी बैलेंस होना चाहिए और एटम भी। आयोडीन दोनों तरफ है बराबर, आयरन भी दोनों तरफ है बराबर। लेफ्ट हैंड साइड चार्ज कितना हो गया, ये हो गया -2 और ये हो गया +6, ये कितना हो गया +4। इसी तरह से ये तो 0 है, यहां पे कितना हो गया चार्ज +2 × 2, ये है +4। तो हमारी इक्वेशन बिल्कुल बैलेंस है, एटम्स भी बैलेंस है, चार्जेस भी बैलेंस है। अब यहां पे ये I2 एक हमें मिल गया, ये मालूम है कि I- से तो I2 बनना है, और ये जो Fe+2 है, अब कैटलिस्ट Fe+3 है, तो हमें अब नेक्स्ट स्टेप में Fe+3 वापस मिलना चाहिए। इसका मतलब हो गया कि अब हम लोग लेंगे Fe+2 और यहां पे होगा पर डाइसल्फेट आयन H2O8 2 - जो भी आप लिखे अभी फिलहाल कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और यहां से ये जो है फिर से आ गया 2Fe+3, ठीक है। और ये चलिए इसको -2 लिख देता हूं मैं। अब ये बताइए +2 से +3 हो गया, इसमें तो वापस हमें मिल गया, तो ये 2Fe+2 कैंसिल भी हो जाएगा, और ये जो H2O8 2 है इससे 2 सल्फेट आयन प्रोड्यूस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2SO4 -2। अब आप देखिए यहां पे लेफ्ट साइड में चार्जेस +4, ये -2, तो +2, ये हो गया 6 पॉजिटिव एंड 4 नेगेटिव +2, तो ये भी बिल्कुल बैलेंस है। अब हम देखेंगे कि यहां जो Fe+2 प्रोड्यूस हुआ और ये कंज्यूम हुआ तो कुछ भी नहीं रहेगा, ये Fe+3 लेफ्ट साइड राइट साइड कुछ नहीं रहेगा। तो अब हमें क्या फाइनल इक्वेशन लिखना है, ये है 2I- प्लस
H2 माइनस 2, H2 माइनस 2 हो गया, और यहां जो हो जाएगा I2 प्लस 2 SO4 माइनस 2। तो यहां पे आपने देखा कि FeCl3 किस तरह से कैटलिस्ट के जैसा यूज होता है, और फाइनली जो है रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करके ये बाहर एज इट इज आ जाता है। तो FeCl3 कैटलिस्ट है, तो इसके ऊपर हम लिख देंगे FeCl3, या फिर आप सिंपली Fe+3 भी लिख सकते हैं, Fe+3। तो ये जो है दो एग्जाम्पल हो गया। एक लास्ट एग्जाम्पल जो है वो है कॉन्टेक्ट प्रोसेस का, इसको नोट कीजिए आप। आइए अब देखते हैं हम लोग कॉन्टेक्ट प्रोसेस में। कॉन्टेक्ट प्रोसेस किसके लिए? कॉन्टेक्ट प्रोसेस जो है ये H2SO4 का मैन्युफैक्चरिंग में हम यूज करते हैं, और वहां पे जो रिएक्शन है SO2 गिव्स SO3, वहां पे कैटलिस्ट यूज होता है। और कैटलिस्ट जो है इस मैकेनिज्म में मैं ले रहा हूं V2O5 जो कि वेनेडियम पेंटाऑक्साइड है। तो यहां पे फिफ्थ मैं लूंगा, यह है हमारा कॉन्टेक्ट प्रोसेस, और किसके लिए है? फॉर H2SO4। और ये देखिए H2SO4 के फॉर्मेशन में यहां पे SO2 प्लस O2 से SO3 बनेगा, और V2O5 प्लैटिनम, ये दो तरह के कैटलिस्ट हम यूज करते हैं। तो यहां पे मैं ले रहा हूं V2O5। तो यहां पे अब मेन इक्वेशन क्या है? SO2 प्लस O2, और ये बैलेंस्ड इक्वेशन 2SO3 है, ये इक्वेशन है, ठीक है। अब यहां पे कैटलिस्ट जो है ये है आपका वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। ये ऑक्सीडेशन स्टेट वेनेडियम का कितना है? ये +5 है, और स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम ये ग्रुप नंबर 5 भी है, तो वैलेंसी इसकी हाईएस्ट कितनी होगी? 5 वैलेंसी, और ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया +5, ठीक है। अब यहां पे देखिए आप, ये जो V2O5 है ये पहले किसके साथ रिएक्ट करेगा? ये SO2 के साथ रिएक्ट करेगा। तो यहां पे देखिए SO2 प्लस V2O5, यहां से बनेगा V2O4 वेनेडियम, ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट देगा। तो यहां पे ये जो +5 था ये हो गया आपका +4, यहां से जो एक ऑक्सीजन बचा वो यहां चला जाएगा और बनेगा SO3, ठीक है। तो देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो गया, KMnO4 में चेंज हुआ, Fe+3 में चेंज हुआ, यहां भी चेंज हुआ। अब ये जो V2O4 है इस ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, तो यहां पे V2O4 प्लस O2, और ये हो जाएगा V2O5। अब ये देखिए आप V2O4 इसको हाफ ले लेंगे हम, तो ये V2O5 हो गया। तो फाइनली हम क्या देख रहे हैं कि SO2 प्लस हाफ O2 से SO3 मिल रहा है, क्योंकि V2O4 भी कंज्यूम हुआ, प्रोड्यूस हो गया, और यहां पे भी इनका ऐसे ही है। तो फाइनल इक्वेशन SO2 प्लस हाफ O2 गिव्स SO3। अब इसी को हाफ यदि हमें नहीं लिखना है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 2SO2 प्लस O2 गिव्स 2SO3। तो इस तरह से मैकेनिज्म ऑफ कैटलिस्ट में हमने 5 रिएक्शंस लिए हैं, ठीक है। इसको नोट कीजिए आप।